आज का यह वीडियो सीटेट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आंसर बताना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के ऐसे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा जिससे कि एग्जाम के समय कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने आए, आप उनका आंसर आसानी से दे पाएं। तो बिना टाइम गवाए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ कुछ ऐसे कठिन शब्दों को भी हमने शामिल किया है, क्योंकि आपको पता है सीटेट में बहुत से ऐसे कठिन शब्द आते हैं जिनका कि अर्थ हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं दे पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए संकलन, कई बार मैंने बताया है संकलन जो वर्ड है इसका अर्थ होता है जोड़ना, लेकिन अगर हमें नहीं पता कि संकलन माने जोड़ना होता है तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हम इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कठिन शब्दों को भी शामिल किया गया है, इसलिए ऐसे कठिन शब्दों को आप नोट करते चलिए। ठीक है, और जो भी कठिन शब्द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय आपके सामने आए, आप उसका अर्थ जरूर समझ लीजिए गूगल ट्रांसलेट से या जैसे भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाया जाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से है। ठीक है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो यह जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि वर्णों की पहचान करने के बाद ही लिखना सिखाना चाहिए। क्योंकि जब विद्यार्थी को वर्णों का सही ज्ञान नहीं होगा तो वह शुद्ध रूप से नहीं लिख पाएगा, शुद्ध रूप से लिखने में असमर्थ होगा, और अगर वह शुद्ध रूप से नहीं लिख पाता है तो वह सार्थक लिखना नहीं माना जाएगा। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक ब्लूम के अनुसार आप लोगों ने सुना होगा कि ज्ञान एवं बोध स्तर के उपरांत ही बच्चे ज्ञान का उचित प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए वर्णों का पहचान करना लिखने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129। और देखिए कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके जो परिभाषाएं हैं आपको याद होनी चाहिए और उनका कॉन्सेप्ट समझा होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पैडागोजी जो सीटेट में आते हैं उसमें जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ठीक है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट, इनकी जो थ्योरी है अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर पैडागोजी सॉल्व करिए आप। देखिए 129। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो जो पहला ऑप्शन है वह है पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। देखिए आप सभी को पता है कि भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसको हम सुबो पली के नाम से जानते हैं। भाषा के 4 प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो यही चारों कौशल पर आधारित क्वेश्चन हिंदी भाषा के पैडागोजी में आपसे पूछा जाता है और बच्चे के भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड थ्योरीज को आपको अच्छे से समझनी होगी। देखिए वास्तविक लिखना तब माना जाता है जब बच्चे अपने ज्ञान स्तर के आधार पर सोच समझकर किसी भी टॉपिक के बारे में खुद से लिखें। तो तीसरे ऑप्शन में यह चीज है कि दो दो के समूह में सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चे, बाद में विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। ठीक है, इसी में वास्तविक लेखन हो रहा है। बाकी सब में तो कॉपी कर रहे हैं बच्चे, या तो पाठ्य पुस्तक से या श्यामपट्ट को देख के, मतलब ब्लैक बोर्ड को देख के, या फिर कैसे भी। ठीक है, तो जब बच्चे कॉपी करेंगे, सामने देख के लिखेंगे किसी किताब वगैरह में, ब्लैक बोर्ड वगैरह में, तो वास्तविक लेखन वह नहीं कहलाएगा, वह कॉपी करना कहलाएगा। लेकिन जब बच्चे खुद अपने ज्ञान स्तर से, अपने वास्तविक ज्ञान से, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे किसी भी टॉपिक को समझ के लिखेंगे तभी वास्तविक लेखन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिए, और हाँ, बच्चों को हम होमवर्क देते हैं कि एक पेज हिंदी का नकल लिख के लाइए, या फिर ये पार्ट टिक कर देते हैं कि ये वाली आप कॉपी करके लाएंगे, तो वह लेखन नहीं है। ठीक है, वह जस्ट राइटिंग सुधारने के लिए होता है। याद रखिएगा ये चीज़ आप। वास्तविक लेखन तभी होगा जब कोई भी टॉपिक आप समझाएंगे, बच्चे समझ के खुद से उस पर कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए
130। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, या उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, या उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, पेडागोजी में जो भी नेगेटिव आंसर हो वह सही नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो यहाँ पे जो है तीसरा, उसकी लिखाई की निंदा करेंगे। निंदा करना, बुराई करना, दंड देना, ठीक है, यह सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, सिर्फ लिख कर लाने के लिए कहने से उनकी बनावट सही नहीं होगी, ये भी कट गया। उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, हाँ एक ऑप्शन सही लग रहा है। उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, सिर्फ लिखकर दिखाने से भी सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन परफेक्ट है। उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, ठीक है, उन्हें मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें कहेंगे, समय देंगे कि अपने आप ही वो लिख लिख के सुधार करने की कोशिश करें। बच्चे जब खुद से करके कुछ सीखते हैं तभी अच्छे से सीख पाते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़, ठीक है, कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक। तो उन्हें स्वयं मौका देंगे बच्चों को। 130 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी को जरूर समझ लीजिए आप, बहुत ही हेल्प मिलेगा पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्योंकि आपने देखा होगा पेडागोजी में चारों ऑप्शन लगभग मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, बहुत ही मिलते जुलते होते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सही से समझ होनी चाहिए। 131। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ अभी लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो आगे देखिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का और आपके लिए मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ लाने का। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियम कंठस्थ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्तर पर जब भी आएगा व्याकरण के नियम तो यह आंसर तुरंत कट जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाते, व्याकरण पर बल नहीं देते, कठिन शब्दों पर बल नहीं देते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा है स्मरण क्षमता का विकास करना, तो इसको रोकते हैं दूसरे ऑप्शन को। तीसरा है उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। चौथा पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो भाषा के पाठ्यक्रम में जो कहानियां शामिल होती हैं, शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए उनका जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों के स्मरण क्षमता का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। कहानियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखिए, सिर्फ स्मरण क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है स्मरण यानी कि याद करने की क्षमता को विकसित करना, कहानियों को शामिल करना, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। यही अपर प्राइमरी कक्षाओं में इसका उद्देश्य बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में उद्देश्य अलग होता है और अपर प्राइमरी में उद्देश्य बदल जाता है। अगला देखिए 132। और हाँ, जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन को पढ़ें तो एक छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक की तरह, क्योंकि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, आप शिक्षक बनने के योग्य हैं कि नहीं इसका जांच किया जाता है सीटेट के क्वेश्चन के माध्यम से। तो एक शिक्षक की तरह सोच के जब भी आप आंसर देंगे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि उस वही ऑप्शन सीटेट में हमेशा सही होता है जिससे कि बच्चे का सबसे ज़्यादा हित जुड़ा हो जिस ऑप्शन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो उसी ऑप्शन को हमेशा सही मानिए जिससे कि बच्चे का हित जुड़ा हुआ हो, सबसे सर्वाधिक हित जुड़ा हुआ हो। और दंड हमें नहीं देना, कठिन शब्दों को नहीं सिखाना प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, व्याकरण नहीं सिखाना, ध्यान रखिएगा। 133। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें, ठीक है। तो वर्णों की पहचान तो आवश्यक है, या पहले भी मैंने बता दिया है पहले क्वेश्चन में। बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें। तो ये जो चारों ऑप्शन हैं ये सभी मिलते जुलते हैं, सभी सही लग रहे हैं, लेकिन इसका सबसे सही आंसर होगा चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और देखिए पेडागोजी पढ़ते समय, क्वेश्चन आंसर देखते समय हो सकता है कि किसी कंफ्यूजन में आपको लगता हो कि नहीं ए आंसर नहीं, ए आंसर सही है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम उस चीज़ को सुधार कर सकें या फिर एक्सप्लेन करके आपको बता सकें या उसका साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें आपके सामने कि हाँ एक क्वेश्चन का ए आंसर क्यों होगा। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम आपको उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को समझा सकें। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा लगे तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो, देखिए अब जो 133 नंबर का क्वेश्चन था 134 से मिलता जुलता है। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या होता है? पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, एकदम गलत है। पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ता है, ये भी थोड़ा ठीक ही है। लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। चौथा ऑप्शन सही होगा कि यदि जो भी पठन सामग्री है उसके साथ चित्र होते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की किताबों में आप देखते होंगे बहुत रंगीन चित्रों को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे अनुमान लगा सकें। ठीक है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगा सकें आसानी से। चौथा ऑप्शन सही होगा, चित्रों का प्रयोग इसीलिए होता है। ध्यान रखिएगा 134 का चौथा ऑप्शन सही है। 135, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आती हो, तो जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आती हो, जो उसके सामाजिक दायरे में आती हो, जो भावनात्मक दायरे में आती हो या जो सांस्कृतिक दायरे में होती है। तो यहीं पे इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। अगर यहीं जीन पियाजे का उल्लेख होता है इस क्वेश्चन में तो कौन सा ऑप्शन सही होता? पहला ऑप्शन सही होता, संज्ञानात्मक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया हुआ है, तो एक 3 साल का बच्चा है, ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके सामाजिक दायरे में आती हो, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने आस पड़ोस में जो चीज़ें होती हैं उसको देख के अनुभव करके सीखते हैं, तो इसलिए उनके सामाजिक दायरे में जो भी आएगा उस टॉपिक पे आप बात करेंगे तो आसानी से उस पर बातचीत कर सकते हैं 3 साल के बच्चे। ध्यान रखिएगा, यही बड़े बच्चे की बात होती तो संज्ञानात्मक वाला ऑप्शन फिर सही होता। ठीक है, और यहाँ पे जीन पियाजे की भी बात होती तो संज्ञानात्मक वाला बात सही होता, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे थ्योरी दी है, उस पर बल दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, चामस्की के अनुसार, इनकी भी थ्योरी आपको अच्छी से पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी पेडागोजी में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर पूछे जाते हैं। और आपको अगर जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, चॉमस्की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी चाहिए, उसको एक्सप्लेन करके समझना हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चामस्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है। तो चामस्की के अनुसार जो है वह मानते थे कि भाषिक क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। पहला ऑप्शन सही होगा कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है चामस्की के अनुसार। फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? दीवारों पर सूक्तियां एवं उपदेशात्मक संदेश लिखकर। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर के बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, 5 साल, 6 साल, 7 साल के होते हैं, तो दीवारों पर उपदेशात्मक संदेश को पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो चौथे ऑप्शन में ये सारे समाहित हैं कि कविता कहानी के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। ठीक है, यही मुद्रित समृद्ध परिवेश रचने का सबसे सही तरीका है, चौथा ऑप्शन। आप सी चैट में क्वेश्चन पढ़िए तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता है, 4 ऑप्शन आप पढ़ते हैं, उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एकदम फालतू होंगे या आपको लगेंगे ये सही हो ही नहीं सकते, तो उसके अलावा जो भी बचेगा चौथा वही सही आंसर होगा। तुक्का लगाने के ट्रिक में सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि कैसे आप सही आंसर का पता लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो तो नहीं देखा है तो नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस का आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखिएगा आप। 138, निशिता अपने सहपाठियों से
निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। तीसरा, घर से पाठ याद करके नहीं आती। चौथा, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उसे सवाल न पूछा जाए। ठीक है, तो 138 का सबसे सटीक आंसर होगा कि जो निशिता लड़की है वह बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको उस टॉपिक पे अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन जब वह समूह के सामने उस चीज़ को कहना होता है तो दबाव महसूस करते हैं। ठीक है, तो सीटेट में क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप वास्तविक जीवन से उसको जोड़ के देखेंगे तो आपको सही आंसर अपने आप मिल जाएगा। 138 में अगर इस क्वेश्चन को वास्तविक जीवन से जोड़ के आप देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 139। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? जो सुनना बोलना भाषा विकास के 2 कौशल हैं, उसके विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। दूसरा, कविता याद कर कर बुलवाना। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। ठीक है, तो सुनना और बोलना जो 2 कौशल हैं, इसके विकास के लिए सर्वोत्तम विधि पहली है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चे उससे सुनने का कौशल विकसित होगा और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे उस कहानी के बारे में तो उससे बच्चों के बोलने के कौशल का विकास होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 140। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कठिन शब्द आया, हिंदीतर भाषी। हिंदीतर भाषी का अर्थ आपको जानना होगा, जब भी आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। हिंदीतर भाषी का मतलब होता है, हिंदीतर मतलब जो हिंदी से इतर हो, यानी कि जिनका मतलब बैकग्राउंड हिंदी का ना हो, हिंदी उनका भाषिक परिवेश ना हो। हिंदीतर माने हिंदी से इतर, हिंदी से अलग। ठीक है, हिंदीतर माने समझ गए होंगे आप, हिंदी से अलग। संस्कृततर मतलब संस्कृत से अलग। अंग्रेजी तर मतलब अंग्रेजी से अलग। तो हिंदीतर मतलब समझ गए होंगे। तो हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर यानी कि जिन बच्चों का भाषिक माहौल हिंदी नहीं होता, वे बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है या फिर उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगता है। तो 140 का सही आंसर है तीसरा, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। जो बच्चे जिस भाषिक परिवेश में पलते हैं बढ़ते हैं, उनको उस भाषा से लगाव होता है और उस भाषा से संबंधित चीज़ें सीखने में वो आसानी महसूस करते हैं। ठीक है, इसलिए अरुचि प्रदर्शित करते हैं बच्चे। अगर कोई भी बच्चा मान लीजिए तमिल भाषा का है और वह हिंदी की कक्षा में बैठा है तो जाहिर सी बात है वह अरुचि पैदा करेगा। जैसे जिन बच्चों को अंग्रेजी समझ में नहीं आता, अंग्रेजी की कक्षा में वह रुचि नहीं दिखाते क्योंकि उनको उस भाषा में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो हमें पूरा कोशिश करना चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को उनके मातृभाषा में सिखाने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर सिखाने पर बल दिया जाता है, इसलिए 140 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 141 देखिए, बच्चे के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? और अभी तक आपने, अगर आप नए हैं अपने इस चैनल को टारगेट टीचर 68500 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगे जिस वीडियो से सीटेट में बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप ईवीएस का वीडियो अगर आपने देखा होगा, ये जो वीडियो है जो आपके सामने दिख रहा है ईवीएस का एनसीईआरटी का, सीटेट में पिछले साल सारे क्वेश्चन लगभग इसी वीडियो से, इसी 2 वीडियो से पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वीडियोज आगे भी आपको मिलने वाले हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन आप प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।